हेलो फ्रेंड्स, ये इंडियन पॉलिटी सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1940 तक देखा था। जो लास्ट इवेंट हमने कवर किया था वो था अगस्त ऑफर 1940, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेहरू जी की डिमांड पे ये मान लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस होंगे। इस बात से ये क्लियर हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी अब ब्रिटिशर्स नहीं बल्कि इंडियंस के हाथ में है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी पजल बन गया था। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग प्रिंसली स्टेटस से होंगे, कितने ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से, कितनी डिप्रेस्ड क्लासेस को जगह मिलेगी और कितना रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लीग को दे दिया जाएगा। ये सब डिसाइड करना एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टास्क था। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और कोशिश की। मार्च 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की लीडरशिप में एक मिशन भेजा जिसे कहा गया क्रिप्स मिशन। लेकिन क्यों भेजा गया ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड उस वक्त चल रहा था और जापान ने बर्मा पर अटैक कर दिया था। जापान की आर्मी इंडिया के बॉर्डर्स तक पहुंच गई थी। ब्रिटिशर्स को इंडिया की मदद चाहिए थी, मैन पावर, रिसोर्सेज और सपोर्ट के लिए। तो इसीलिए क्रिप्स मिशन को भेजकर उन्होंने फ्यूचर इंडिपेंडेंस का प्रॉमिस दिया ताकि इंडियंस उनका वार एफर्ट सपोर्ट करे। क्रिप्स मिशन एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर आया था जिसमें लिखा था कि वार के बाद एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। कुछ मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली सिलेक्ट होकर आएंगे और बाकी मेंबर्स प्रिंसली स्टेटस से होंगे जिनको वहां के प्रिंसेस नॉमिनेट करेंगे। एक कंट्रोवर्शियल क्लास भी ऐड किया गया था कि अगर कोई प्रोविंस से प्रिंसली स्टेट नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं जाना चाहता तो वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट बन सकता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का रिएक्शन अगर देखें तो कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि क्रिप्स मिशन के इस क्लास का मतलब था किसी भी प्रोविंस को अलग होने की इजाजत दी जा रही थी। यानी ये तो पार्टीशन का ब्लूप्रिंट बन गया था। देश बनने से पहले ही टुकड़े करने का लाइसेंस था। कांग्रेस को लगा यह आइडिया बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ ले जा रहा है, जैसे यूरोप में छोटी छोटी स्टेट्स बन गई थी। मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट किया, लेकिन अलग वजह से। उनकी डिमांड थी कि एक सेपरेट मुस्लिम नेशन दैट इज पाकिस्तान। लेकिन क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान की कोई बात नहीं थी। यहाँ सिर्फ ये बोला गया कि एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस को अलग होने का ऑप्शन है, रिलीजियस कम्युनिटीज को नहीं। यानी अगर पंजाब बोले कि मैं नहीं जुड़ना चाहता इंडिया से तो ठीक है, लेकिन अगर सारे मुस्लिम्स बोले कि हमें एक नया देश चाहिए तो उसकी इजाजत नहीं थी। 12 अप्रैल 1942 को क्रिप्स भाई साहब अपना झोला उठा के लंदन लौट गए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। लेकिन आगे पॉलिटिकल सिचुएशन और भी इंटेंस होने वाली थी। क्या हुआ कि 2 सितंबर 1945 में वर्ल्ड वार सेकंड का ऑफिशियल एंड हो गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पर फिर से ध्यान दे सकती थी। तो 19 सितंबर 1945 को अनाउंस हुआ सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में इलेक्शंस होंगे। ये इलेक्शंस बहुत क्रूशियल थे। ये 11 प्रोविंसेस में हुए और रिजल्ट ये निकला कि 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने मेजॉरिटी जीती। किन प्रोविंसेस में? आसाम, बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट ओरिएंटल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंसेस। 3 प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग डोमिनेट रही, बंगाल, पंजाब, सिंध। यानी पब्लिक भी डिवाइड हो चुकी थी। सेक्युलर वर्सेस कम्युनल नैरेटिव का बेस बन गया था। मार्च 1946 में ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन भेजा इंडिया, और ये मिशन था सर पैट्रिक लेवरेंस जो उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रेसिडेंट थे, एवी अलेक्जेंडर जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरलिटी थे। ये कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर्स थे। कैबिनेट मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया का पार्टीशन रोका जाए और एक यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। कैबिनेट मिशन ने प्रपोज किया कि टोटल 389 सीट्स होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 296 सीट्स ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लिए और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स के लिए। सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा। फिर हर प्रोविंसेस की सीट्स मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरीज में बांटी जाएगी, अगेन पॉपुलेशन के बेस पे। फॉर एग्जांपल, अगर बंगाल में मुस्लिम ज्यादा है तो मुस्लिम सीट्स भी ज्यादा होगी। सिख्स पंजाब में ज्यादा है तो उनकी भी अकॉर्डिंगली सीट्स होंगी। प्रिंसली स्टेट्स के 93 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होंगे और प्रिंसेस उन्हें नॉमिनेट करेंगे। यानी असेंबली में 2 टाइप्स के लोग होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम प्रोविंसेस थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। सवाल ये उठा
कि इलेक्टेड मेंबर्स को कौन इलेक्ट करेगा? पब्लिक नहीं, उन्हें प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट करेंगे और ये प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स जनवरी 1946 के इलेक्शंस में पब्लिक ने इलेक्ट किए थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को पब्लिक ने इनडायरेक्टली इलेक्ट किया, इसीलिए इस प्रोसेस को इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शंस हुए और 200 सीट्स कांग्रेस ने जीती, 73 सीट्स मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीट्स छोटी पार्टीज को गई। 93 प्रिंसली सीट्स खाली रह गई क्योंकि प्रिंसेस ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेट नहीं किए। उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने भी कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका एक ही गोल था, दैट इज पाकिस्तान, और कैबिनेट मिशन के फ्रेमवर्क में पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। उसके बाद पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 में। इस पहली मीटिंग में मुस्लिम लीग एब्सेंट थी, प्रिंसली स्टेट्स के नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं आए और टोटल सिर्फ 211 मेंबर्स आए, जिनमें 208 मेंबर्स कांग्रेस के ही थे। फ्रांस की एक परंपरा को फॉलो करते हुए सबसे बुजुर्ग मेंबर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। तो इसी के साथ हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।